आप सभी का फिर से भारतीय क्लासेस में वेलकम। तो आज की क्लास में हम आपको सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताएंगे। ये भी एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में से, जो आपका क्लास 12 सीबीएसई के 9th चैप्टर में प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम आती है और बहुत इजी है, तो हम इसको उसी इजी तरीके से बताएंगे। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमारे पास सीएफटी थ्योरी होती है ना, ये एप्लीकेबल होती है ओनली आयनिक कंपाउंड के ऊपर। ये हमारे पास जो सीएफटी थ्योरी है ये एप्लीकेबल होती है ओनली आयनिक कंपाउंड के लिए। जो प्योरली आयनिक कंपाउंड होता है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। बट जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये प्योरली आयनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। ये प्योरली आयनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। तो हम इस थ्योरी को इसके ऊपर कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, इस थ्योरी पे कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर कैसे स्टडी करें। तो इसका इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि भाई हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड होते हैं। और आपको पता है सेंट्रल एटम है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता ही है। तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल एटम को आप एज ए पॉजिटिव चार्ज मानो और जो लिगेंड होते हैं उनको आप एज ए नेगेटिव चार्ज मानो। और आपको पता है जो लिगेंड है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं और कैटायनिक भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसको तो एज ए पॉजिटिव चार्ज मानो और जो लिगेंड है उसको एज ए नेगेटिव चार्ज मानो। तो लिगेंड को सेंट्रल एटम के चारों तरफ ऐसे अरेंजमेंट करो जिससे इसमें रिपल्सन कम से कम हो और स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसके बेसिस पे इन्होंने कहा हाँ अब ये एज ए इनके बीच में इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड की जैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बेसिस पे हम इस पे सीएफटी थ्योरी को एप्लीकेबल मान सकते हैं। हम सीएफटी थ्योरी के अंदर इसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब ये तो पॉइंट आ गया भाई, इसमें हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम, वो टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं, वो टॉपिक पढ़ते हैं हम ऑक्टाहेड्रल सीएफटी थ्योरी को। जो सबसे पहले हम टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं वो पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के रूप में। ये आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के बारे में जो सबसे पहले बताएंगे, तो आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहे हैं सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केस में अब आपको सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि हम इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और उन 5 ऑर्बिटल का क्या होता है, नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। ये हमारे पास क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल में, उनके नाम होते हैं। अब जो ये 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पहले 3, ये इनकी जो लोब होती है ये लाई करती है बिटवीन एक्सिस, और ये जो 2 ऑर्बिटल बचे ये लाई करते हैं ऑन एक्सिस पे। ये लाई किस पे करते हैं, एक्सिस पे। सिर्फ आपको बताने के लिए देखो भाई हमारे पास ये एक्सिस होती है, 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई और जेड। जो हमारे तीनों ऑर्बिटल होते हैं ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, इनकी जो लोब होती है वो इनके बीच में लाई करती है। इनके बीच में क्या करती है, इसको हम नाम देंगे डी एक्स वाई। जो नेक्स्ट होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा वाई एक्स और ये क्या आ जाएगा जेड। तो इनके बीच में इनका लाई करेगा, तो ऐसे बीच में लाई करेंगे। बट जो लास्ट के हमारे पास ये ऑर्बिटल होते हैं, जो हमारे पास ये वाले ऑर्बिटल होते हैं, देखो इन्हीं का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट की 2 ऑर्बिटल होते हैं ये ऑन एक्सिस में लाई करते हैं। एक्सिस का मतलब जैसे हमारे पास है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इनकी लोब इन्हीं के ऊपर लाई करती है।
जेड वाला जेड के एक्सिस पे लाई करेगी। तो आपको बताने के लिए थोड़ा इसका काम क्या है। तो हमारे पास ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। अब आपको पता चल गया जो डी सब सेल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल तो लाई करते बिटवीन द एक्सिस और 2 ऑर्बिटल लाई करते ऑन द एक्सिस पे। अब होता क्या है, अब इनके बीच में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। अब ये सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड इसको अप्रोच करता है, लिगेंड इसकी तरफ आता है अपने लोन पेयर को डोनेट करने के लिए। लिगेंड आता है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, जैसे सेंट्रल मेटल की तरफ लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है उसको देने के लिए। तो जैसे इसके बीच में इसकी तरफ ये आएगा तो इनके बीच में कुछ रिपल्सन प्रोड्यूस होता है। उस रिपल्सन से इनके बीच की जो एनर्जी होती है डी सब सेल की, वो एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। वो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। अब यहां पर इनकी जैसे एनर्जी इंक्रीज हो गई, थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो गई सबकी, यहां पर एक वर्ड आता है डीजनरेट। डीजनरेट वर्ड का मतलब होता है सबकी एनर्जी इक्वल होनी। जैसे डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी इक्वल होती है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं डीजनरेट, मतलब सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। अब जैसे ही लिगेंड, अब आपको मैं बता चुका हूं भाई ये एक्सिस के अकॉर्डिंग आएगा। अब जो लिगेंड है ना, इसमें जो फिल होता है ऑक्टाहेड्रल में, वो एक्सिस के अकॉर्डिंग अप्रोच करता है। अब एक्सिस के अकॉर्डिंग अप्रोच करेगा तो इसकी जो ये 2 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये 2 ऑर्बिटल, लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल, ये एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इनके बीच में ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन ज्यादा होने के कारण इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होने के कारण, जैसे भाई लिगेंड है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग लाइक अप्रोच कर रहा है, तो जैसे आएगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन दोनों की, लास्ट वाले की। ये जो लास्ट वन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई और डी जेड, इन दोनों में भाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है, वो भी एक्सिस पे आ रहा है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, लोन पे को इसमें फिल करने के लिए। तो आप इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, और रिपल्सन होने के कारण इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जहां पर रिपल्सन होता है वहां पर एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है, याद रखना। वहां पर एनर्जी क्या होती है, इनकी जो, अब ये तीनों किसके बीच में लाई करते हैं, एक्सिस के। इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना कोई रिपल्सन हुआ, तो इनकी एनर्जी पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। तो यहां पर जो हम इसको है ना जीरो एनर्जी मान लेते हैं इस केस में, अभी से यहाँ पे इनके सबकी एनर्जी क्या है, जीरो मान लेते हैं हम। तो जब इनकी सबकी एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो मानते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं बेरी सेंटर। मतलब ये यहां पर सबकी एनर्जी इक्वल है और इस सेंटर पे इनकी एनर्जी हम क्या मान के चलते हैं, जीरो, और उस सेंटर को हम बोलते हैं बेरी सेंटर। अब इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई जीरो से, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी 0.6, इनकी एनर्जी कितनी कम होगी, 0.4 माइनस। देखो जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो माइनस साइन आ जाता है, और इंक्रीज होती है तो वहां पर साइन क्या जाता है, प्लस। ये एक पॉइंट था। तो यहां पर आपको पता चल गई इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी इंक्रीज होगी और इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी डिक्रीज हो चुकी है। तो ये हमारे पास आ गया ऑक्टाहेड्रल के लिए। इसमें एक वर्ड आता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब जब क्रिस्टल फील्ड में जब लोन पे लिगेंड अपने अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल की तरफ सेंट्रल एटम के, तो वहां पर जो एनर्जी ट्रांसमिशन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास होता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहां पर हम निकालते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। जब ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे तो यहां पर ओ आ जाएगा, ध्यान रखना। जब हम ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे तो ओ लगा देते हैं, डेल्टा मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल के लिए ओ आ जाता है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती क्या है, व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपसे कोई पूछ लिया जाए भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करो, तो आप बताओ ना, ये जो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल है, एक पूरा सेट ये ऑर्बिटल और एक पूरा सेट ये ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों के बीच का एनर्जी का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसको हम डेल्टा ओ, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल से होती है। इन दोनों का बीच का जो एनर्जी डिफरेंस
होता है, वो भी बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने कहा इनके नाम रख देते भाई, बार बार इनको डी एक्स स्क्र माइनस डी जेड स्क्र बोलेंगे, तो इनको ना इन दोनों का भी कॉमन नेम दे देते इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। हम इन तीनों के कॉमन नाम दे देते हैं T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। भाई मैं इजी सेट ऑर्बिटल बोलूंगा तो आपने आप आ जाएगा भाई वहां पर डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इन तीनों को नाम रख दिया T2G, जब इसको बोलूंगा तो ये तीनों ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। और इन दोनों के सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल। ये नोट नहीं होता कि ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है, यहां पर देखो -0.4 इंटू में एक्स प्लस में 0.6 इंटू में वाई, यहां पर आ जाता है डेल्टा ओ। अब यहां पर एक्स क्या होता है, एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। भाई इस सेट जो T2G सेट ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स। भाई इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। वाई क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम सोल्व करते हैं CFSE को, इसी के बेसिस पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पे एक पॉइंट आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मीनिंग ये होता है द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू CFSE। हम लिगेंड को एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू CFSE, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू C क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो आप बुक में देखोगे तो आपको एक सीरीज दिखाई देती है, उसी को हम बोलते हैं लिगेंड की सीरीज दिखाई देती है। सबसे ज्यादा होती है कार्बोनाइल की, फिर साइनो की, नाइट्रो को, अमाइन की, DTA की, और लास्ट होता है फ्लोरीन, वीक लिगेंड होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये पॉइंट तो आपको पता चल गया, क्लियर। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको पता होना चाहिए। देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, इसका हमारा कोई काम नहीं है, मैं एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं। भाई ये तो हम पढ़ रहे थे ऑक्टाहेड्रल के लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के केस में क्या करोगे, इसको रिवर्स कर देना। टेट्राहेड्रल के केस में क्या करोगे, रिवर्स कर देना। जब ऑक्टाहेड्रल में फिल कर रहे थे तो जो लिगेंड है वो अप्रोच करते एक्सिस के अकॉर्डिंग, बट टेट्राहेड्रल के केस में क्या करते हैं, जो लिगेंड है वो अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस, और आपको पता है बिटवीन द एक्सिस ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये तीनों ऊपर चले जाते हैं और ये दोनों नीचे आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही चेंज होता है। टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, ये तीनों ऊपर चले जाएंगे और ये दोनों नीचे आ जाएगा। तो आपको ये छोटा सा पॉइंट नोट करके रखना है, क्योंकि दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी वो बन जाता है, वीडियो बन जाती है। अब पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब हमारे पास सेंटर एटम के पास D1, D2, D3, D8, D9, D10, अगर सेंटर एटम जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके सेंटर एटम के पास डी सबसेल में अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, सिर्फ एक ही चॉइस होती है, एक ही तरह से। आप हुंसुल और वो प्रिंसिपल पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, वहां पर ये बताते हैं कि जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हैं, जिसकी एनर्जी कम हो। द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड दैट सबसेल या दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ एनर्जी। तो यहां पर सबसे पहले जब इनको लिगेंड इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करते हैं तो सबसे पहले इस वाले में फिल करेंगे ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल वाले में इसमें फिल करेंगे, क्योंकि रूल ही कहता है क्या वो कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उस सबसेल में ऑर्बिटल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम। अब जैसे देखो इनके बीच में हमारे पास कोई चॉइस क्यों नहीं होती, क्यों, D1 है बट डी को सबसे पहले इसमें एक ही फिल करोगे, आप इसमें थोड़ी फिल कर सकते हो, कोई चॉइस नहीं है, इसमें फिल करना पड़ेगा। D2 आ जाए तो आपको पता हुंसुल के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग फिल करोगे, तो ऊपर थोड़ी फिल कर सकते हो क्योंकि एनर्जी कम इनकी है, इसमें पहले फिल करोगे। D3 आ जाए तब भी आप इसमें फिल करोगे, कोई चॉइस नहीं है, आप भी ऊपर नहीं पहुंचा सकते हो
क्योंकि सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब D8 आ जाए तो आप क्या करो, सब में सिंगल सिंगल, फिर आप पेयरिंग करना स्टार्ट कर दोगे, हो गया। D9 हो जाएगा, सिंगल सिंगल पेयरिंग करवाओगे। D10 आ जाए, ऐसे पेयरिंग करोगे। तो आपके पास इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती। इन जब आपके पास सेंटर एटम के पास डी सब सेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बट चॉइस कब होती है आपके पास, वो भी बताएंगे। चॉइस कब होती है, चॉइस आपके पास तब होती है D4, D5, D6, D7। इस केस में आपको अलग से फिल करना है। जैसे D4 को फिल करो तो 1 2 3 4, आप ऐसे भी फिल कर सकते हो या आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो दो चांस होगी, दो तरीके से फिल कर सकते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो आप पेयरिंग करवाना, और जब आपके पास वीक लिगेंड हो तो आप पेयरिंग मत करवाना, ये ध्यान रखना। हर एक में यही होगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो पेयरिंग करवा देना, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड ना हो तो पेयरिंग मत करवाना, बस ये ध्यान रखना। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कलर भी बताता है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कलर भी बताता है कि कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा। अब आपको पता है कलर को बताने के लिए कोई भी कंपाउंड होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और आपको पता है डी ब्लॉक में आप पढ़ चुके डी ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो डी ट्रांजिशन के बेस पे कलर शो करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, वही है सेम, कोई अलग नहीं होता भाई, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स विजिबल रीजन में जाता है तो एनर्जी गेन करके ये यहां से एक्साइड स्टेट में चला जाता है, T2G से इजी सेट ऑर्बिटल में चल जाता है। देखो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ऊपर जाने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत है। विजिबल रीजन से इसने एनर्जी मिली, ऊपर चला गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कुछ एनर्जी को इसने ट्रांसमिट कर दिया, उस ट्रांसमिट एनर्जी के बेस पे ये क्या शो करेगा, कलर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये कलर बताता है ना वो डिपेंड करता है लिगेंड के बेस पे भी, याद रखना। वैसे मैं बता चुका हूं, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो कलर बताएगा, उस पर डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, उसके लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड, इससे भी डिपेंड करेगा उसका कलर कैसा होगा। और वह चार्ज ट्रांसफर बेसिस पे भी वो कलर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक्साइड स्टेट में जाएगा, तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को ट्रांसफर, जिसकी बेसिस ये कलर शो करेगा। हर एक अपना अलग अलग कलर शो करेगा, वो लिगेंड के बेसिस पे डिपेंड करेगा, इसमें याद रखना। यहां पर हम ये भी बता सकते हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और फुल फील्ड है या पेयर अप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। इसमें कुछ अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, देखो ये तो आपको बता चुका हूं, इसमें तो कुछ नया नहीं है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहां पर मैं डेल्टा का मीनिंग बता चुका हूं। देखो यहां पर मैं डेल्टा का मीनिंग बता चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहां पर एक पी और होता है, इसका मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। वो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेल्टा का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। याद रखना, पेयरिंग एनर्जी कौन सी होती है, जब जो सबसेल है, डी सबसेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक को कॉम्प्लेक्स है और उसके डी सब सेल में ऐसे है 4 इलेक्ट्रॉन है, और कंडीशन दे देगा पहली बना के, वहां पर डी डी ओ का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाइडल, इसकी एनर्जी लेस देन है पी, पेयरिंग एनर्जी से कम है। तो इस केस में कैसे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको पता है ऑक्टाइडल में क्या होता है, एक तो T2G सेट ऑर्बिटल है और एक AG सेट ऑफ ऑर्बिटल है। आपको पता है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ऊपर क्या होता है ऊपर क्या होता है Eg sat ऑर्बिटल, और नीचे क्या होता है T2G sat ऑर्बिटल। जब पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उस केस में पेयरिंग मत कराना। क्यों? क्योंकि यहां पर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है क्रिस्टल फील्ड से, तो पेयरिंग कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, तो इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन चारों को चार इसमें फिल हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस केस में पेयरिंग एनर्जी क्या है ज्यादा है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन लोअर सेल में ही फिल हो जाएंगे, लोअर ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इनको पेयर कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सॉरी, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, यहां पर कितना आएगा 3 आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इस केस में आप पेयरिंग नहीं करा पाओगे। क्या नहीं करा पाओगे? पेयरिंग नहीं करा पाओगे, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर सेकंड केस आपको कह दिया जाए डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, और सेम कंडीशन ये बोल दिया जाए अब यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम है। देखो इस केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, पेयरिंग नहीं कराओगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, पहले इन तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन एक बचे इसमें, बट इस केस में पेयरिंग एनर्जी कम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग कराने की कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में हम क्या करा देंगे पेयरिंग करा देंगे, और इस केस में हमारे पास कैसा आ जाएगा 4 Eg sat ऑर्बिटल 0, ये आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये हो गया हमारा, एक और छोटा सा पॉइंट होता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एनर्जी और टेट्राहेड्रल। अब जैसे हमारे पास होता है, ये होता है क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल एनर्जी इक्वल टू होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। देखो जो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका और ऑक्टाहेड्रल के एनर्जी का रिलेशन, तो ये हमारे पास क्या होता है इनका रिलेशनशिप होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में कि आपको ऑक्टाहेड्रल एनर्जी दे देते हैं, पूछता है टेट्राहेड्रल की एनर्जी क्या होगी, उनकी एनर्जी का रिलेशनशिप ये होता है, इसके बेस पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो।